जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं तारीख के हवाले से अगर देखा जाए। एक इवेंट है क्योंकि 16 दिसंबर की मुनासबत से अगर बात की जाए तो एक इवेंट तो था बांग्लादेश का। बांग्लादेश की जो पाकिस्तान से एक पाकिस्तान उसे कहता है कि एक सेपरेशन थी, बगावत थी। पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है माजी में इसको बहुत सारे अलकाबात दिए हैं। और दूसरा है आज जब एपीएस के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया था। सो दो इम्पॉर्टेंट दिन हैं, दोनों इत्तेफाक से पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिसे आप कहते हैं टर्निंग पॉइंट थे। एक फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से टर्निंग पॉइंट था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ। और हमने ये फ़ैसला किया कि पहले तो हम मानते ही नहीं थे, फिर माना उसको। एंड दूसरा ये जो टीटीपी के हवाले से जब टीटीपी ने पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में हमला किया। पहले बात कर लेते हैं ज़रा टीटीपी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक तालिबान। देखिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान पिछले 10 सालों में पाकिस्तान को जो एक एक्टिव एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहे हैं तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं। और 2014 के अंदर आप देखें जब ये हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। और उस नेशनल एक्शन प्लान का मकसद ये था, वो तकरीबन एक 20 पॉइंट फार्मूला था कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। और हम ये अलाउ नहीं करते। लोगों ने बड़ी तनकीद भी की इस पर। उन्होंने कहा जी कि जब आम सिविलियंस पे हमले होते थे तो नहीं बोलते थे, लेकिन जब एक फ़ौजी अदारे पे, फ़ौजी स्कूल पे हमला हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि किस पे हमला हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि वो सारे पाकिस्तानी थे जो शहीद हुए। और बड़ी तादाद में उन्होंने वो एक मैसेकर था कि जब वो स्कूल की बिल्डिंग में घुस गए और उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, ना देखे बच्चे ना देखे असातिज़ा। देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना ये तकफ़ीरी सोच पे अमल करती है। वो समझते हैं कि हम सारे काफ़िर हैं। हम जो मगरबी निज़ाम के ऊपर चलते हैं, हमारे असातिज़ा, हमारे स्कूल कॉलेजेस टीचर्स, हमारे जजेस, हमारी पुलिस, वो हमें तकफ़ीरी माइंडसेट से देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग काफ़िर हैं। और क्योंकि ये बहक गए हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और लोग और अवाम बहक गए हैं। और इनका अब मौजूदा जो जो इस्लाम से ये दूर हो चुके हैं और ये अमेरिका के बिहाफ़ पे काम कर रहे हैं, ये प्रॉक्सीज़ हैं अमेरिका की, वो हमारे बारे में ये तासुर रखते हैं। इसी वजह से वो जिसे कहते हैं ना कि इनडिस्क्रिमिनेट लोगों को मारते हैं, ना वो बच्चों को देखते हैं, ना वो ख़वातीन को। और वैसे भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स होती हैं, जो दहशतगर्द जमातें होती हैं, उनका एक प्राइमरी गोल होता है कि वो बेसिकली खौफ जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह जब बच्चों के हवाले से हमले हों, जब ख़वातीन पे हमले हों, तो इसका मतलब है खौफ पैदा करना मुआशरे के अंदर। बहरहाल हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। नेशनल एक्शन प्लान के बाद फिर हमने उसको पूरा फॉलो नहीं किया। और जो उसके चीज़ें करने वाली थी वो हम, और आज भी हम देखिए दहशतगर्द जमातों से लड़ रहे हैं। आज भी वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे हम पहले लड़ रहे थे। आज भी हम वैसे ही पाकिस्तान के फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, अवाम भी शहीद हो रही है, सिविलियंस भी शहीद हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2014 हो, 16 हो, 20 हो या 24 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी किस्म का। एक जैसा ही निज़ाम है, एक जैसा ही सारा कुछ है, एक जैसा ही सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो जो अवेलेबल है। और उसमें अगर आप देखें तो एक जैसे सिस्टम में ही वो चल रहे हैं। सो ये चीज़ जो है ये बड़ी परेशान कुन है कि हम वो तब्दीली नहीं ला सके। अगर हमने एक अहद किया कि हाँ जी, हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़े होना है, तो खड़े तो हम हो गए, लेकिन वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सके। दो किस्म के बड़े हमले पाकिस्तान के ऊपर आज भी हो रहे हैं। देखें, एक हो रहा है हमला जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स करते हैं, जैसे कि मजहबी मोटिवेटेड जो लोग हैं। दूसरा जो एथनिक मिलिटेंट्स हैं, जैसे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पाकिस्तान पे हमले करती हैं। और दोनों की ज़ाहिर बात है डिफरेंट मोटिवेशन है। फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स ये कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान की जो असास है, बुनियाद है, उसको हिलाना है, क्योंकि पाकिस्तान को एक सही इस्लामिक मुल्क बनाना है, शरीयत लेके आनी है। जो एथनिक मिलिटेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है वो हकूक़ दिए जाएँ। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो हुकूमत है, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है हमारे ऊपर। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव, दिस इज़ व्हाट दे से। वो एक जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और हमने ये कब्ज़ा छुड़ाना है, हमारे लोगों को ये असैसिनेट करते हैं हमारे लोगों को।
सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जो बलूचिस्तान से के इलाके, ईरान और अफ़गानिस्तान और केपी के इलाके जो कनेक्ट करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो इनको हम पेरिफेरीज़ कहते हैं, ये स्टिल जल रही हैं, वहाँ पे हालात ख़राब हैं। और जो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ वो ये है कि अदर दैन जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा था, कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई, उस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट में ये था कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे थे। हमने ये फ़ैसला कर लिया कि जी अब मुल्क के अंदर तरक्की होगी, मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, मुल्क जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और चाइनीज़ आएँगे। लेकिन हुआ ये कि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने चाइनीज़ पे हमले करने के बाद इतने हमले किए कि उन्होंने अपने ही जो इशू है उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। उन्होंने अपने ही इशू को जो है दुनिया के सामने लेके आए। चाइनीज़ को पता चला कि दुनिया में चाइनीज़ पे कहीं भी हमला नहीं होता, और लेकिन अब पता चलता है कि सिर्फ पाकिस्तान में हमले होते हैं। चाइनीज़ अब नाराज़ होते हैं कि वैसे आप हमें ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहते हैं, आप हमें कहते हैं कि आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे चाइनीज़ जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और अभी तो मुझे नए पर इन्फॉर्मेशन पता चली है कि हर चाइनीज़ जो पाकिस्तान में मारा जाएगा, हुकूमत उसको $2.5 लाख देगी। अब $2.5 लाख जो पाकिस्तानी है ना, वो तकरीबन आप समझ लें कि 6 करोड़ और साढ़े 7 करोड़ रुपया बनता है। एक चाइनीज़ जो पाकिस्तान में मारा जाएगा, उसको 7 करोड़ रुपया मिलेगा। 7 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के अंदर। 7.5 करोड़ अब हम वो देंगे, $2.5 लाख देंगे। अब उन्होंने चाइनीज़ हम पे नाराज़ हैं। एक तो वो ज़ाहिर बात है, एक तो चाइनीज़ और अब हम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें जो है वो मिल के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने चाहिए, जॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान उनको ना कर रहा है, लेकिन अब चाइनीज़ ने बेसिकली स्लोली स्लोली पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा है वो तंग कर दिया है। और वो घेरा इसीलिए तंग किया है कि यार ये लोग जो हैं ये अब हमारी बात नहीं सुनते, हमारे लोगों को मुसलसल टारगेट किया जाता है। और ख़ास तौर पे रिसेंटली जो कराची में चाइनीज़ की एक वैन पे हमला हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि ये इनसाइडर जॉब है कि आपकी जो इंटेलिजेंस सेपरेटिस्ट के अंदर लोग मौजूद हैं। सो हमने 16 दिसंबर की जो मैं बात कर रहा था कि जब एपीएस पे हमला हुआ, टीटीपी ने किया, हमने कुछ भी नहीं सीखा और हम अपने इंडिकेटर्स अपने हक़ में नहीं मोड़ सके, बल्कि हमारी जो जंग है वो मज़ीद फैल गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से सारी बड़ी ताकतें जो हैं वो निकल चुकी हैं। सारे के सारे लोग वहाँ से अब निकल चुके हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। अभी हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान ज़्यादा सेफ़ है पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी के उस तरह हमले नहीं हो रहे। कुछ दिन पहले जो है वो एक हमला हुआ था वहाँ पे, जब उनके मिनिस्टर साहब जो हैं उनको जो है वो टारगेट किया गया और उनकी जान चली गई। लेकिन अदर दैन कोई उस तरह की चीज़ नहीं रही। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो 16 दिसंबर के हवाले से, वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। देखें, ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि एक चैलेंज जो है वो हमारे सामने आया था पाकिस्तान की तारीख़ में। और हम तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर राइट नाउ रनिंग रनिंग दिस कंट्री, और मे बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, और बहुत सारी चीज़ों में होंगे, वो तो उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन इंडिया ने उस वक़्त बड़ा रोल अदा किया बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद हमेशा ये कहती रहीं कि जी हम जो है वो आज़ाद हुए हैं, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहीं हमेशा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि आज अगर जो सिचुएशन हमारे सामने आती है, इस सिचुएशन के अंदर एक बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, वो ये कहती है कि अब एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा, जो कि पख्तूनों का एक इलाका है, वो भी बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो इसलिए वो कहते हैं बांग्लादेश बनेगा, वो कहते हैं जी कि क्योंकि लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे, लोगों को राइट्स नहीं हैं, लोगों की चीज़ें पूरी नहीं मिल रही, लोगों को मारा जा रहा है, मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये वो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बांग्लादेश, नया बांग्लादेश इन मेकिंग है। देखें, उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा था, और पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। नेचुरली वो जो उस वक्त जो ब्रिटिश डिवीज़न थी ना, जो उस वक्त की गई थी कि जो मुसलमान इलाकों को एक तरफ कर दिया जाए, वो टेक्निकली बेसिकली पाकिस्तान को ही आप समझ लें कि एक सज़ा दी गई थी। आप देखें कि हाउ कम इज़ दिस पॉसिबल, दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये कहे जी कि एक हमारा मुल्क इधर है, हिस्सा इधर है, दूसरा हिस्सा हमारे मुल्क का दूसरी जगह पे है। सो और फिर ये है कि वो सारी उस वक़्त हमने ज़्यादतियाँ भी की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ज़्यादतियाँ की, हमने इलेक्शंस नहीं करवाए, हमने अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया, हमने उस वक़्त बांग्लादेश के जो हकूक़ थे, कहा जाता है कि जो वो खाए कहा शेख मुजीबुर रहमान कहते थे कि हमें पटसन की जो खुशबू है ना, वो इस्लामाबाद और कराची और लाहौर, आई थिंक उस वक़्त इस्लामाबाद के ऊपर काफ़ी काम हो चुका हुआ था।
تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ، کراچی کی، لاہور کی سڑکوں پہ، پاکستان کی سڑکوں پہ اس کی خوشبو آتی ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے وہاں سے پیسے لے کے یہاں پہ پیسے جو ہے وہ رکھتے ہو. سو یہ ایک اس وقت کے حساب سے ضرور ہمارے لیے چیلنج تھا. لیکن آج بھی پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بن سکتا ہے، بیکاز ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن سیٹل نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل سچویشن سیٹل نہیں ہے، ہمارے لوگ آج بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہمارا آج بھی سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی صاحب ہم جو چیزیں جو ہیں وہ بالکل نارمل ہے اس ملک کے اندر. سو لگ یہ رہا ہے کہ ون وے اور دی ادر سچویشن از ناٹ نارمل، سچویشن از ڈیلیکیٹ، پولیٹیکلی چیزیں انسٹیبل ہیں. لوگ آج بھی بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان کے اندر جہاں پہ ایک ایکٹیو انسرجنسی ہے، میں ابھی حال ہی میں تھوڑا عرصہ پہلے میں گوادر اور مارا اور بہت ساری ایسی جگہوں میں گیا ہوا تھا، تو آئی کوڈ سی مائی سیلف دس سچویشن از ناٹ دیر ویری گڈ. سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی وہاں پہ، اور لوکلز تو وہاں پہ موجود ہیں، لیکن باہر کے لوگوں کا وہاں پہ جانا، کام کرنا، بزنس کرنا، انگیج ہونا تھوڑا سا مشکل کام تھا. تو وہ ایک چیز ہمیں جو ہے وہ ضرور پریشان اس نے کیا. اس نے ہمیں ایک مشکل میں ڈالا کہ یار یہ جو چیز ہے یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہم نے تو کوشش کرنی تھی کہ بلوچستان کو ٹھیک کریں، لیکن بلوچستان الٹا ہمارے لیے ایک ایشو بن گیا، ایک چیلنج بن گیا. سو ظاہری بات ہے یہ جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہوں یا ٹی ٹی پی ہو، یہ کنٹینیوسلی یہ پاکستان کی حملے تو کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ میسیجنگ جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان کی وہ ناراض پولیٹیکل فورسز جو پاکستان سے ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان کی پارٹی ہے، وہ کہتی ہیں یہ ملک ٹوٹ جائے گا. بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل فورسز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا مینڈیٹ نہیں مل رہا، وہ کہتے ہیں جی پاکستان ٹوٹ جائے گا. سندھ اور پنجاب کے اندر سے ایسی کوئی بات نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، دونوں جو صوبے ہیں وہ اپنی نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان ہے وہاں سے یہ باتیں آتی ہیں. لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے وہ 1971 والی نہیں ہے. پاکستان کی جو ریاست ہے وہ یہ سچویشن نہیں ہے کہ بنگلہ دیش بہت دور تھا اور اس کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، دین اس وقت لیڈرشپ شارٹ سائٹڈنس تھی، وہ اس طرح نہیں کر سکی. آج کسی کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ سوچ سکے کہ وہ پاکستان کے کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے یا کوئی کچھ کر سکتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جی پاکستان کی بالکنائزیشن کے اوپر کمنٹ ہوئے ہیں، ہسٹریز ہوئی ہیں، بکس لکھی گئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں کہ جی کیونکہ یہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے تو اس کو ٹکڑے ہو جانے چاہیے، پنجاب ایک صوبہ بڑا ہونا چاہیے، باقی خیبر پختونخوا افغانستان کے ساتھ مل جائے، بلوچستان کا کچھ حصے کو ایران کے ساتھ مل جائے، کچھ حصہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، سندھ جو ہے وہاں سندھو دیش کی تحریکیں چل رہی ہیں. سو ہر ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے جو یہ مسئلے رہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں، ہر ملک کے اندر ہی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر بھی ضرور موجود ہیں. لیکن یہ جو موجودہ پولیٹیکل ڈسرپشن ہے جس میں عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت پاکستان کو، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ٹف ٹائم دیں گے تو شاید ہمارے مسئلے حل ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اس طرح سالو ہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر لارجر پولیٹیکل ڈائلاگ نہ ہوا تو معاملات خراب ہوں گے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو اے پی ایس پہ حملے ہو رہے تھے وہ آج بھی ہو رہے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں، آج پورے پاکستان کے، پنجاب کے، اسلام آباد کے اسکولوں کو بند کر دیا گیا بیکاز اسکول، اور وہ 16 دسمبر کی وجہ سے، کیونکہ دوبارہ اسکولوں پہ حملے کا خطرہ تھا اور بڑی کریڈیبل ایویڈنس تھی، جس کی وجہ سے پنجاب اور اسلام آباد کے اندر حکومت نے اسکول بند کر دیے. انہوں نے کہا جی یہ ایک اینیورسری ہے تو یہ نہ ہوگا کسی اور اسکول کے اندر. سو ان کے پاس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسکول بند کر دی. ہم نے یہ سمجھا شاید یہ ویسے 16 دسمبر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیز ہے، لیکن وہ ساری کی ساری جو تھی کیا اسے بولتے ہیں، جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسکولوں کو بند کر دیں، ورنہ اگر کسی اسکول پہ حملہ ہو گیا تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. ظاہری بات ہے حکومت ہر اسکول کے باہر تو ڈیوٹی نہیں دے سکتی، سینکڑوں پولیس والے کھڑے کرنا، یعنی کہ ہزاروں اسکول ہیں، لاکھوں کروڑوں بچے اسکول جاتے ہیں، تو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. بہرحال نہ تو ہم نے بنگلہ دیش کے کچھ وہاں کے چیزوں سے سیکھا، کیونکہ آج بھی ملک کے اندر ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں، چھوٹا ملک ہے بے شک، اور نہ ہی ہم نے ٹی ٹی پی کے وہ جو انہوں نے اے پی ایس پہ حملہ کیا اس سے کچھ سیکھا. آج بھی ہمیں اسکول بند کرنے پڑ رہے ہیں. سو ہم کتنے سیکیور ہیں یہ آپ خود ہی اس چیز سے اندازہ جو ہے
وہ لگا سکتے ہیں. بٹ 16 دسمبر ول آلویز بی اے بیڈ ڈے, اے ہارڈ ڈے فار دا پاکستانی, فار دا میموریز آف دا پیپل آف پاکستان.